नमस्कार। सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं कि एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन इन दिनों हम जाने अनजाने कुपोषण के गिरफ्त में आ रहे हैं। कुपोषण से कई बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। ऐसे में भारत सरकार ने सितंबर माह में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में घोषित किया है और आज हमने सरोकार में भी यही विषय चुना है, राष्ट्रीय पोषण माह। और इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमने 3 खास अतिथियों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम इन अतिथियों से आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे ठीक बगल में है प्रोफेसर श्याम सुंदर गुप्ता जी। श्याम सुंदर गुप्ता जी विभागाध्यक्ष हैं एनाटॉमी के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में। बहुत बहुत स्वागत श्याम जी आपका। उनके ठीक बगल में हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद कुमार शर्मा जी। प्रमोद कुमार शर्मा जी महासचिव हैं, सेंटर डायरेक्टर संस्थान पटना के, और बहुत बहुत स्वागत आपका। और उनके ठीक बगल में महेश कुमार अग्रवाल जी हैं। महेश कुमार अग्रवाल जी मिलेट विशेषज्ञ हैं और मोटे अनाज पर खासा इनका प्रयोग रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर कुपोषण की बात करते हैं तो बच्चों, हमने आंकड़े देखे तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कुपोषण के जो आंकड़े हैं वो हैं, और चौंकाने वाले आंकड़े आप देखेंगे तो बच्चों में कुपोषण के आंकड़े हैं और कई बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि जान तक चली जा रही है बच्चों की। तो बच्चों में कैसे जाने कि भाई आपका जो बच्चा है वो कुपोषण की ओर बढ़ रहा है, कुपोषण की गिरफ्त में जा रहा है, क्या लक्षण हो सकते हैं उसके? सर्वप्रथम मैं सरोकार के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी को शुभ संध्या कहता हूं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि किस तरीके से कुपोषित बच्चों की पहचान करें, ये बहुत ही सामान्य सी बात है और सामान्य लोग भी जो है वो इसको आसानी से पहचान सकते हैं और वो आगे जो है वो चिकित्सा की तरफ या इसका निराकरण कैसे करें इसकी तरफ वो जा सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, पहली चीज़ उनमें होती है उनकी लंबाई नहीं बढ़ती, लंबाई जो है वो रिटार्डेड हो जाती है। दूसरी चीज़, उनमें वज़न जो है वो गिरने लगता है या वज़न जो है वो उम्र के हिसाब से जितनी होनी चाहिए वो उम्र के हिसाब से नहीं होती है। जैसे आप सामान्यतः देखें तो 1 वर्ष के बच्चे का वज़न लगभग 8 केजी के आसपास होना चाहिए सामान्यतः, लेकिन यदि वो 6 केजी तक बच्चे का वज़न है तो इसका मतलब हम मध्यम कुपोषित की श्रेणी में उसको रखेंगे। और यदि वो 5 केजी तक का है या 5-5.5 केजी तक का, तो ये हम गंभीर कुपोषित बच्चे को हम मानेंगे। दूसरी चीज़ होती है, बाल जो है लस्टरलेस हो जाता है, त्वचा का वर्ण जो है विवर्ण हो जाता है, त्वचा में चमक जो है नहीं होती है। एब्डोमिनल जितनी भी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित डिस्कम्फर्ट है, लूज मोशन होना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं। हाथों का, पैरों का जो है वो पतला होना, पेट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होना, बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित श्वास जनित बीमारियां होना, इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाना, और फिर अरुचि और भूख की कमी। अरुचि मतलब खाने की इच्छा ही नहीं होना, और एनोरेक्सिया जिसे कहते हैं, और एपिटाइट की जो है वो कमी, भूख की कमी, ये सारे जो है वो सारी जो कुपोषित बच्चे के ये लक्षण है, जिसे आम माता पिता भी देख करके और समझ सकते हैं। कुछ जो है वो इसमें विटामिन डी डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियां भी हैं जो कुपोषित होने से ही होता है, जैसे क्वासिकोर सिंड्रोम हो गया, फिर जो है वो न्यूट्रिशनल मैरेस्मस हो गया, ये भी कुपोषण की श्रेणी में ही आता है। और आयुर्वेद ने भी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छा बताया है, बहुत सिंपल रूप से कहा, बालः संवत्सरापन्नः पादाभ्याम यो न गच्छति स फक इति विज्ञेयत। मतलब 1 वर्ष का बच्चा हो जाए और अपने पैरों पे न चल सके, उसे भी जो है वो आप कुपोषित की श्रेणी में रख सकते हैं। तो चलिए, बड़े आराम से आप जान सकते हैं, कुछ लक्षण हैं जिनको देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि भाई आपका जो बच्चा है वो कुपोषण की ओर बढ़ रहा है और उसे पोषण देने की आवश्यकता है। प्रमोद कुमार शर्मा जी, लगातार आप काम करते रहे हैं, हमारे साथ हैं, और बिहार के ग्रामीण इलाकों में आपका काम रहा है। तो किस तरह से ये ग्रामीण इलाकों में, अगर हम बात करें कि ग्रामीण इलाके में क्या वजह मानते हैं कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कुपोषित होते हैं? ग्रामीण इलाकों में जो सबसे बड़ी स्थिति यह है कि व्यवहार में गंदगी का प्रयोग करते हैं बच्चे,
उनकी माँ, क्योंकि उनको जो व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि हाथ की सफाई, अपनी स्वयं की सफाई इत्यादि के कारण भी कुपोषण होते हैं। और कुपोषण में जो सबसे बड़ी बाधा ये है कि उनकी फूड हैबिट, हमारे, क्योंकि मैं विगत 30 वर्षों से जहाँ काम कर रहा हूँ वो समाज के मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी फूड हैबिट बड़ा गड़बड़ है। या तो चावल खाएंगे, और चावल खाएंगे तो आलू खाएंगे, इसके अलावा किसी तरह की कोई चीज़ों का उपयोग नहीं करते जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसके हैं। तो ये पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है, और पोषण पखवाड़ा भी है, पोषण सप्ताह भी है, पोषण माह भी है, इसके अंतर्गत हमारी सरकार ने जो प्रावधान किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं उनका पहला मामला ये बनता है कि भूखमरी से निजात, दूसरा गरीबी से निजात, तीसरा उनके साथ जो व्यवहार परिवर्तन की बात है, ये नीति आयोग ने जो कुछ चीज़ों को निर्धारित किया है जिसमें पोषण माह भी मनाए जाते हैं, इसके तहत सरकार ने 2030 तक यह माना है कि हम इससे कुपोषण से निजात पा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ कंपोनेंट हैं जिससे इसको निजात दिया जा सकता चलिए, तो है। पोषक तत्वों पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है अगर कुपोषण से हमें निजात पाना है तो। हमारे साथ महेश कुमार अग्रवाल जी हैं और काफ़ी लंबा काम इनका रहा है मिलेट पे, मोटे अनाज पे, जिसको कहते हैं कि भाई कुपोषण में काफ़ी कारगर होता है। तो महेश जी से जानेंगे कि किस तरह से कुपोषण को मिटाने में, कुपोषण को दूर करने में जो मोटे अनाज की भूमिका क्या होती है महेश जी? अभी तक हम लोग बच्चों पे बात कर रहे थे, और बच्चे ही हमारे समाज के और हमारे देश की आने वाली पीढ़ी है जिनके जिम्मे इस देश को हमें आगे बढ़ाना है। उनके कुपोषण की जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली, जो मेरी नज़र में बात आ रही है, जो अभी प्रमोद जी ने कहा कि उनके खान पान का जो हैबिट है, वो खान पान की हैबिट इसके लिए अधिक जिम्मेदार है। उनके डाइट में अब मोटे अनाज को जब तक नहीं डाला जाए तो उनकी डाइट में मोटा अनाज आया कैसे, ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। जैसे मोटे अनाज में, जैसे हम रागी की अगर बात करते हैं तो रागी में आयरन प्रचुर मात्रा में, फाइबर बहुत है। तो ये और सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर बॉयल सिस्टम, अभी हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो अगर बच्चों के बॉल सिस्टम को अगर हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो बच्चे कुपोषित होंगे, बीमारियां बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है कि जो 1990 के बाद की जो एक पीढ़ी तैयार हो रही है, ये मैं एक सभ्य समाज की बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग गांव देहात की बात कर रहे थे, उसमें सभ्य समाज में जो उच्च वर्गीय समाज है उसमें 25 से 30 वर्ष की, 20 से 30 वर्ष की आयु के बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार हैं। उनको डायबिटीज हो गया है, उनको ब्लड प्रेशर हो गया है, हाइपरटेंसिव हैं। उसका मुख्य कारण है कि उनका बॉल सिस्टम, उनकी खान पान की हैबिट जो है, फास्ट फूड में वो कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया है, और उससे उनका जो बॉल सिस्टम रेगुलेट नहीं हो पाने के कारण उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहायक हो सकता है मोटे अनाज, जिसको श्री अन्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो इसको अगर प्रमोट किया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए, और इसमें मेरे को बड़ा अच्छा इसमें लाभ मिला है, लोगों को बताया है। तो डायबिटीज़ पर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे, ब्लड प्रेशर में, यहाँ तक कि थायराइड तक में, यूरिक एसिड में, इन सभी बीमारियों में अगर खान पान को परिवर्तन किया जाए तो मेरा तो ये स्लोगन है कि खान पान में परिवर्तन करके डायबिटीज़ को बिना दवा के कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको मैंने साबित भी किया है। चलिए, तो खान पान को कंट्रोल करके कई बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, और यही राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य भी है कि कैसे हम कुपोषण से निजात पा सके। हम प्रोफेसर साहब से जानना चाहेंगे कि भाई एक बीमारी है जिसको कहते हैं कि एनीमिया, और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार होते हैं। ख़ास तौर पे युवतियों की बात करें तो, बच्चों की बात करें तो, महिलाओं की बात करें तो एनीमिया का किस तरह से, एनीमिया जो है वो कुपोषण के कारण एनीमिया फैलता है ऐसा कहते हैं, तो किस तरह से तारतम्य है कुपोषण के साथ एनीमिया का, और इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव के क्या उपाय हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
और ये जितने भी विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में ये एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल कॉमन है और ये कुपोषण की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। जब हम मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि जब बच्चे कुपोषित होंगे, बच्चे हों, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हों, गर्भिणी हों, बच्चियां हैं, ये इनमें जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। गर्भावस्था अपने आप में, स्तनपान कराना उसमें, बच्चे जो है वो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनमें, और यदि ये कुपोषण होगा, यदि प्रॉपर आहार जो है नहीं मिलेगा तो इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में मुख्य रूप से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। तो जब हम आहार का प्रॉपर उपयोग जो है वो बच्चों में, इस तरह की गर्भिणी और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में हम नहीं कर पाते हैं तो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि जब प्रॉपर आहार जब हम लेते हैं तो रक्त कोशिकाएँ जो हैं वो अस्थियों के मध्य में, मज्जा के भीतर बनती हैं और उनमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उपयोगी होती हैं उनको रक्त कोशिकाओं को बनाने में। ये रक्त कोशिकाएं जो हैं आरबीसी, यही जो है वो हीमोग्लोबिन को पूरे शरीर में परिभ्रमित करने का कार्य करती हैं। जब हम कुपोषित बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर आहार नहीं मिल पाता, उनकी वजह से ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब प्रॉपर रूप से ये नहीं मिलता तो उनमें धीरे धीरे जो है वो आयरन की कमी होती जाती है, और आयरन की कमी होना ये मुख्य रूप से एनीमिया का एक कारण है। अब इन कारणों की वजह से बहुत तरह के लक्षण जो है वो शरीर में दिखेंगे। जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं वो उनकी जो है चंचलता कम हो जाएगी, वो मतलब कि एक चंचलता स्वभावता होती है बच्चों में, वो कम हो जाएगी। महिलाएं थकान महसूस करेंगी। कहा जाता है कि जब रक्त की कमी हो, रक्त की जब कमी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो, तो वो रोगी चलने से ज़्यादा बेहतर बैठना महसूस करता है, बैठने से अच्छा लेटना, और लेटने से बेहतर वो सोना, मतलब उसकी चंचलता एक तरह से समाप्त सी हो जाती है। हम इसको दूर करने का उपाय ये है कि बहुत सारी औषधियाँ हैं, फोलेट है, B9 है, B12 है विटामिन्स में, और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत तरह के कार्यक्रम जो है वो विप्स वगैरह जो है चलाए गए हैं। वीकली आयरन फोलिक सप्लीमेंट दिए जाते हैं बहुत तरह के यानी जो पोषक तत्व हैं उसकी उपस्थिति शरीर में जरूरी है, बहुत आवश्यक है। उसी उपस्थिति यदि उसकी प्रॉपर नहीं होगी तो ये आयरन की कमी और अल्टीमेटली एनीमिया को जन्म देगा, और एनीमिया बहुत ही घातक बीमारी है। एनीमिया जो है वो डेवलप होने से कई तरह की बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, शरीर में जो है वो कमजोरी हो सकती है, इवन जो है वो हृदय रोग, श्वास रोग, शरीर की इम्यूनिटी कम होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इससे संबंधित हैं, जिसे दूर करना नितांत आवश्यक है। तो एनीमिया भी एक घातक बीमारी है, और एनीमिया के कारण भी कई बीमारियां आपके शरीर में हो सकती हैं, तो आप अपनी थाली में पोषक तत्वों को जरूर शामिल करें। हम प्रमोद कुमार जी से जानते हैं कि प्रमोद कुमार जी लगातार आपका जैसा बताया कि भाई अभी बात हो रही थी, श्याम सुंदर गुप्ता जी बता रहे थे अभी कि किस तरह से एनीमिया का प्रभाव बढ़ रहा है लगातार, और पोषक तत्वों को शामिल करने की ज़रूरत है। लेकिन पोषक तत्व हम शामिल करें इससे पहले है कि भाई हमारा जो रसोई है, चूँकि इस बार जो सरकार ने जो टॉपिक चुना है उसमें कई बिंदु रखे हैं इस पोषण माह के अंतर्गत। इसमें यह भी है कि जो खेत से जिस तरह से हम अनाज लाते हैं और टेबल तक, यानी उसको बनाने और उसको परोसने तक में कि व्यवस्था किस तरह से हो, तो इसमें स्वच्छता एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्वच्छता की। तो किस तरह से स्वच्छता के जरिए से बनाया जाए, स्वच्छता के किन मानकों का ध्यान रखना चाहिए खेतों से लेकर और उसे बनाने तक में एक भोजन की थाली को। इसमें हम लोगों ने जो प्रयोग किया है, चूँकि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो व्यवहारिक जो गांव के लोग अब कैसे अपनाएं, तो हम लोगों ने जो अभी प्रयास किया है, एक तो जिनके खाने की आदत थी केवल चावल, आलू और कोई अनाज खाते थे, उनको मोटे अनाज जिसको मिलेट कहते हैं हमारे महेश जी, उसको कैसे उपयोग में लाएं, उसके बारे में उनके साथ चर्चा परिचर्चा करने के पश्चात
सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। हम लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में यह छोटे ही जगह पर लेकिन प्रयोग किया है, जिसमें 4143 परिवारों के बीच हम लोगों ने यह प्रयोग किया है, और वो सभी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के थे, कि ऑर्गेनिक खाद के द्वारा ही अपनी सब्जी और अन्न को उपजाने। क्योंकि एक ट्रेंड आ गया है, जो महेश जी ने उच्च वर्ग की बात कही, गांव में भी देखा देखी वो लोग फास्ट फूड की हैबिट ज़्यादा पकड़ ली है। तो श्री अन्न के तरफ कैसे उनका झुकाव हो, क्योंकि गांव में बीज भी उपलब्ध नहीं है। साफ सफाई की आदत के लिए सरकार ने बड़े अच्छे कार्यक्रम चला रखे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर विद्यालयों में भी साफ सफाई और स्वच्छता पर और व्यवहार परिवर्तन के प्रशिक्षण। अगर गांव में साबुन नहीं है तो राख से भी हाथ कैसे धोएं, किसी भी सब्जी को बनाने से पूर्व उसके पोषण, चूँकि पहले हैबिट ये थी कि लोग सब्जी काट लिया उसके बाद धोते थे। अब नई प्रक्रिया में जो उनकी समझ विकसित हुई है कि जो भी अनाज हैं और ख़ास करके सब्जी, उसको पहले धोएं, उसके बाद उसको फिर काट के अपना, यानी जो स्वच्छता के मानक हैं उसका एक पूरा प्रयोग किया जाए, उसका वो लोग पूरा प्रयोग कर रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन में उन लोगों को, क्योंकि जिन लोगों के बीच हम लोग काम करते हैं उनके पास रहने ही तक के घर हैं, तो लत्ती वाले जो सब्जी हैं उसका कैसे प्रयोग करें जिससे कि उनकी थोड़ी कीमत भी कम लगे और उसका अपने बच्चों के स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। यह आदत धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं, जिसे हम किचन गार्डन कह सकते हैं कि भाई किचन गार्डन का प्रयोग जो है ग्रामीण इलाकों में भी हो। किचन गार्डन शहरों में तो लोग अब उपजाने लगे हैं गमलों में उसके बारे में और अलग अलग गलियारों में, लेकिन किचन गार्डन गाँव में भी बने, तो ये कहना है। और हम मिलेट की चर्चा यहाँ पर फिर से दोबारा हुई है। हम ये जानना चाहेंगे महेश जी से कि भाई मिलेट की बात लगातार हो रही है, मोटे अनाज की बात हो रही है, श्री अन्न की बात हो रही है, तो मधुमेह एक बीमारी है और काफ़ी ज़्यादा मधुमेह का जो रेशियो है उस बीमारी का, वो मधुमेह का खतरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और मधुमेह के बाद आप देखेंगे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है लगातार, हृदय रोग की बीमारियां बढ़ रही हैं। और ख़ास तौर पे हृदय रोग को बुजुर्गों की बीमारी कहते थे कि भाई बुजुर्गों में ये होता है, लेकिन अब हृदय रोग जो है वो युवाओं में भी हो रहा है, युवाओं की मौत तक हो रही है। तो हृदय रोग और मधुमेह में किस तरह से कारगर है महेश जी, ये बताएं हमारे दर्शकों को, ये मोटे अनाज जो हैं। डायबिटीज़ पहले तो कोई बीमारी नहीं है, उसको मैं कहता हूँ, मैं अपनी भाषा में वो एक सिंड्रोम है। और अभी तक के मेरे अनुभव के हिसाब से डायबिटीज़ को खान पान में परिवर्तन करके डायबिटीज़ को बिना दवा के कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि डायबिटीज़ से ज़्यादा परेशानी उसके इलाज से है, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाओं का प्रयोग किया जाता है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अनाज खाएं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जैसे ये जितने श्री अन्न आप देख रहे हैं ये सब 50, 45 और 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बीच के सारे अनाज। अब रही बात चावल की बात करें तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका 84, 85 है। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 74, 75 है। तो क्या होता है कि जब और फाइबर की मात्रा बढ़नी चाहिए डाइट में, तो इन सभी अनाजों में 12 से लेकर 17% तक का, ये जो हमारे सामने आज कौन कौन से अनाज आप लेके आए हैं यहाँ पे, थोड़ा इसे भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि उन्हें जानकारी मिल सके कि जो श्री अन्न है वो किस किस प्रकार, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। 3 जो मिलेट्स हैं जो मोटे अनाज हैं, 3 में एक ये रागी है, इसको हम फिंगर मिलेट कहते हैं। ये न्यूट्रल मिलेट है। अच्छा, यानी मिलेट की 2 परिभाषा, एक पॉजिटिव मिलेट और एक न्यूट्रल मिलेट। तो ये न्यूट्रल मिलेट है, इसमें आयरन सबसे ज़्यादा है, फाइबर सबसे ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं पर्ल मिलेट, इसको बाजरा कहते हैं। अच्छा, तो ये जो फिंगर मिलेट है इसको हिंदी में रागी कहते हैं, बहुत लोग इसको मड़ुआ बोलते हैं अपने बिहार में। इसको बाजरा को बाजरा ही कहा जाता है, तो इसको पर्ल मिलेट कहते हैं। इसमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा इसमें बाजरा में पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो ये सोरगम यानी ज्वार, तो ज्वार को ज्वारी कहते हैं,
और इसमें भी फाइबर की मात्रा अधिक है, कैल्शियम अधिक है, आयरन की कंटेंट है इसमें। अब आते हैं तो ये 3 जो मिलेट्स हैं ये न्यूट्रल मिलेट की श्रेणी में है, और ये जो 5 मिलेट्स हैं ये पॉजिटिव मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं, और ये इसमें थेरेपेटिक गुण है। अच्छा, ये बीमारियों को ठीक करने की इसमें ताकत है। अब इसमें जो सबसे पहले हम बात करें तो बार्नयार्ड, तो बहुत जगह पर इसको शमक कहते हैं, हमारे यहाँ सांवा कहते थे लोग। जी। तो सांवा की खेती हमारे यहाँ होती थी बिहार में। कई पर्व त्योहारों में भी सांवा को आज भी, जी, और प्रयोग करते हैं इसको अनाज नहीं मानते हैं लोग, फलहारी में यूज करते हैं सांवा को अपने यहाँ। ठीक है। दूसरा है अभी हमारे प्रमोद जी पूरे कौनी, तो ये फॉक्सटेल मिलेट को कंगनी कहते हैं, तो यहाँ की लोकल भाषा में इसको हम लोग कौनी कहा करते थे। ठीक है कि नहीं। तो ये हुआ फॉक्सटेल मिलेट। और इसका नाम क्यों फॉक्सटेल है, क्योंकि इसकी जो झाड़ होती है जब जिसमें फल लगता है वो लोमड़ी की पूंछ की तरह वो लटकता है। अच्छा, तो इसलिए इसका नाम रहा फॉक्सटेल मिलेट। अब जो तीसरा जो श्री अन्न है इसको कुटकी कहते हैं, लिटिल मिलेट बोलते हैं इसको। और इसके बाद आता है नंबर ब्राउन टॉप, हरी कंगनी, जिसकी क्रॉप बहुत कम होती है अपने यहाँ और सबसे महंगा है ये, इसको हरी कंगनी बोलते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं जो हरी कंगनी है? ये इनकी सब एक जैसी ही विशेषता है, मैं इसको आगे बताता हूँ मैं। और ये कोदो हमारे समझ से सब लोग जानते हैं, और कोदो को बड़े मजाक के भाव में भी पहले रहा है ये। यानी बचपन में हम लोग कहते थे, कोई अगर विद्यार्थी कमजोर होता था इसको इतना गिरा हुआ अनाज मानते थे कि कोदो दे के पढ़ल बड़ा, ऐसी चर्चा हम लोग सुने हुए हैं बचपन में। तो ये कोदो है। तो अगर इन 5 मिलेट का प्रयोग किया जाए, ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, अगर इनको डाइट में अगर संकलन कर लिया जाए और इससे बड़ी अच्छी खीर बनती है। इसके माध्यम से आप डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, इसकी खिचड़ी बना सकते हैं। कोदो का चावल खाने का चलन हमारे यहाँ बहुत दिनों में रहा है, कोदो का भात खाने। तो ये पूरे शरीर के ओवरऑल सिस्टम को ये रिपेयर करने की ताकत इन 5 में है। चलिए, तो पूरे शरीर को रिपेयर करने की ताकत मिलेट्स में है, मोटे अनाज में है, श्री अन्न में है, जैसा कि अभी महेश जी ने बताया हम लोगों को। अभी श्याम सुंदर गुप्ता जी से बात करेंगे। जैसा कि महेश जी ने अभी कहा कि भाई मिलेट्स में जो है बहुत ताकत है मिलेट्स में, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो थाली में होनी चाहिए और उसकी मात्रा घटती बढ़ती है तो कई तरह की बीमारियां होती हैं, वो है सोडियम। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि भाई नमक जो है वो सोडियम को नियंत्रित करता है, या एक स्रोत है सोडियम का जो आमतौर पे लोग खाते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं। लेकिन सोडियम से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, सोडियम की सही मात्रा नहीं होने से शरीर में। तो किस तरह से सोडियम जो पोषक तत्व है उसकी क्या महत्ता है, और कितनी थाली में सोडियम होनी चाहिए शरीर के लिए, कितना सोडियम फायदेमंद है? एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन जो है वो 2300 मिलीग्राम 2300 मिलीग्राम मतलब 2.3 ग्राम सोडियम की आवश्यकता होती है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। यदि आप 1 चम्मच 1 टेबल स्पून फुल नमक, सामान्य नमक लेते हैं तो उसमें जो है वो 2300 मिलीग्राम सोडियम लगभग आपको मिल जाती है। बच्चों में जो है वो इसकी मात्रा कम होगी, और वैसे लोगों में भी कम होगी जो जैसे किडनी के मरीज़ हैं, लीवर सिरोसिस के मरीज़ हैं, जिनमें यकृत वृद्धि है, बढ़ा हुआ है यकृत, और फिर हार्ट अटैक वाले पेशेंट जिनको आ चुका है हार्ट अटैक पहले, या फिर जो है वो हार्ट फेल्योर की कंडीशन हो। हार्ट फेल्योर उसको कहते हैं जिसमें सामान्यतः रक्त की जितनी डिमांड होती है शरीर के द्वारा उतना हार्ट के द्वारा पूर्ति नहीं की जा पाती है, ये हार्ट फेल्योर का है। तो ऐसे रोगियों में इसकी मात्रा कम होती है। उन्हें जो है वो 1500 मिलीग्राम मतलब 1.5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम का उपयोग नहीं करना चाहिए। सोडियम जो है वो बहुत सारे सब्जियों में और फलों में जो है वो बहुत सारा सोडियम जो है वो हमें मिलता है। और जो ये चुकंदर है, गाजर है, कुछ साग है, हमारे यहाँ जो है वो बथुआ है, ये जो है इस तरह के पालक हैं, इनमें भी जो है वो सोडियम हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। और जैसे बथुआ है, पालक है, ये कुपोषण में भी जो है आयरन सप्लीमेंट को भी बढ़ाने में ये मदद करती हैं। यदि इनकी मात्रा कम होती है, शरीर में कम जाती है, तो भी जो है वो नुकसानदेह है। कई प्रकार की बीमारियां, ग्वाइटर वगैरह
घेघा इत्यादि और थायराइड से संबंधित बीमारियां आजकल हो रही हैं। और यदि ओवरडोज होगा तो भी हाइपरटेंशन से लेकर के बहुत सारी बीमारियां वयस्कों में भी जो है वो देखा जा रहा है। इसलिए सही मात्रा में सोडियम का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। तो सही मात्रा में सोडियम का प्रयोग जो है वो आपको करना नितांत आवश्यक है पोषण के लिए, कि आपको पर्याप्त पोषण मिल सके। सोडियम का प्रयोग जो है वो उसी आवश्यकता के अनुसार ही करें, उससे ज़्यादा न लें और कम न लें। बच्चों की बात हम लगातार कर रहे थे शुरू से ही कि भाई बच्चों में किस तरह से की बात हो रही है, और अभी जो राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है उसमें ये भी कहा गया है कि भाई खेलो पढ़ो और उसके साथ साथ पोषण पर भी ध्यान देने की बात कही गई है कि भाई पोषण भी और पढ़ाई भी। तो हम प्रमोद कुमार जी से जानते हैं कि पोषण भी और पढ़ाई भी किस तरह से संभव हो सकता है। इसमें हमारी सरकार ने राइट टू फूड के तहत और कुपोषण दूर करने के लिए पूर्व से ही कुछ कार्यक्रम चला रखा है जो बड़े अच्छे कार्यक्रम हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पूरक पोषाहार का कार्यक्रम, विद्यालयों में मिड डे मील का कार्यक्रम, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए सूखे अनाज के रूप में पूरक पोषाहार देने की बात, साथ साथ पूरक पोषाहार के साथ पोषण माह के साथ साथ पोषण पखवाड़े भी मनाए जाते हैं, जिसमें कि एनीमिया और अदर आयरन, फोलिक एसिड, और ये इसमें किशोरियों के साथ, धात्री महिलाओं के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ उनकी जो सूची है उसके हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों की परिकल्पना जो पूर्व में की थी 1000 के जनसंख्या पर, उसको ख़त्म करके सरकार ने इसको हर कैटेगरीज के लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्णय के अनुसार कहीं भी आंगनवाड़ी केंद्र खुल सकते हैं जहां ज़रूरत हो, और 500 की जनसंख्या पर भी खुलेंगे। और उसमें जो सेवा धात्री माँ 0 से 5 साल के बच्चों की सेवा, इसके अलावे तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से सजग है लोगों को और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि किचन गार्डन का कंसेप्ट जो हम लोगों ने रिप्लिकेट कराया है, और सरकार के सहयोग से विद्यालयों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में किचन गार्डन और समुदाय में भी बढ़ाने की किचन गार्डन जो है वो एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है इसमें। और बच्चों की बात लगातार हो रही है, तो महेश जी हम आप ही के पास आना चाह रहे हैं और समय भी हमारे पास काफ़ी कम है, तो ये बताएं कि भाई बच्चों की बात लगातार हो रही है और यहाँ पे आपने कहा मोटे अनाज की बात की, तो बच्चों के लिए किस तरह से मोटे अनाज को थोड़ा रुचिकर बनाया जा सके। जैसे बच्चे अलग अलग प्रोटीन्स लेते हैं, बच्चे अलग अलग चॉकलेट्स लेते हैं, और कई तरह के बच्चों के लिए चीज़ें आ गई हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो काफ़ी हानिकारक भी हैं। तो बच्चों के लिए इसे कैसे रुचिकर बनाया सकता है? कोई रेसिपी बनाई जा सकती है इसकी कि भाई बच्चे चाव से भी खाएं और पोषण तत्व भी उनको मिले? बहुत आसान है। ये मोटे अनाज के आटा को तैयार कर लीजिए, उसमें पॉजिटिव और न्यूट्रल मिलेट्स के अनाज का आटा बनाएं, घर में उसको गाय के घी में उसको रोस्ट कर दें, और उसको फिर दूध में और शक्कर के साथ या गुड़ के साथ, शहद के साथ अगर बच्चों को खिलाया जाए तो इससे बड़ा लाभ होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे नज़र में आई है, उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। जब से गाँव में लोहे की कढ़ाई गई है, घर से विदा हुई है, तब से आयरन की कमी अधिक देखी जा रही है। और एल्युमिनियम को कैसे रिप्लेस किया जाए, एल्युमिनियम को किचन से कैसे हटाया जाए, इस पर भी एक विचारणीय प्रश्न है, जिससे कि आयरन को, वो लोहे की कढ़ाई फिर वो घरों में पहुँचे और लोहे के कलछुल से दाल को छौंका जाए, तो वो एक आयरन का एक बहुत नेचुरल सोर्स था जो कि आज हमारे समाज से जा चुका है। तो बच्चों के लिए भी जो बात हो रही थी कि इसके अनाज के आटा को बनाएं, उसको घी में रोस्ट करें, उसमें बच्चों के स्वाद के लिए उसमें फल मिला दें और बच्चों को अगर खिलाएं तो बच्चे के कुपोषण के साथ साथ उसका बॉल सिस्टम जो है, उसके पेट की जो समस्या है, वो जो उस कॉन्स्टिपेशन आजकल बच्चों में जो देखा जा रहा है, क्योंकि इससे फाइबर मिलेगा। चलिए, तो बच्चों में जो है वो श्री अनाज का प्रयोग बच्चों में भी किया जा सकता है और बच्चों को भी उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषण की जो समस्या, कुपोषण की जो समस्या आ रही है, कैसे पोषक तत्वों से उपलब्ध कराया जाए, ये
मोटे अनाज के द्वारा काफ़ी हद तक संभव हो सकता है। आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी और मुझे लगता है कि अब हमारे दर्शक जो हैं उन्हें भी कई अहम जानकारी मिली कि भाई कैसे कुपोषण की जो समस्या, एक बड़ी समस्या भारत की है कुपोषण, उसे कैसे दूर कर सकते हैं और राष्ट्रीय पोषण माह में कैसे हम एक बेहतर जीवन और बेहतर किचन की थाली अपने लिए थाली तैयार कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज दर्शकों हम सभी ने जाना कि किस तरह से जो कुपोषण की समस्या है भारत में उसे हम दूर कर सकते हैं। मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, स्वच्छता का प्रयोग करें और हमारी थाली जो हो वो इतनी स्वच्छ हो और इतनी अच्छी हो कि हम सभी को उसमें पर्याप्त पोषक तत्व मिल सके और हमारा भारत स्वस्थ भारत बन सके, हम सभी स्वस्थ बन सके और हमारा भारत हंसता मुस्कुराता देश बन सके। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम सरोकार के साथ किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।